हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी ए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब आप अपनी आईटीआर की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस आईटीआर की रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म चूज़ करना चाहिए। 31 मार्च 2022 फिनिश हो चुका है। अब इसकी जो रिटर्नें हैं वो फाइल होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ रिटर्नें आपको ऑलरेडी पोर्टल पे दिख भी जाएंगी, जैसा कि ITR 1 और ITR 4, और बाकी रिटर्न्स पर भी काम चल रहा है और जल्द ही उनके फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप सही फॉर्म नहीं चूज़ करते हैं आईटीआर की रिटर्न फाइल करने के लिए, तो इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि आपकी जो रिटर्न फाइल की आपने अगर फॉर्म सही चूज़ नहीं किया तो आपकी जो रिटर्न है वो रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपका कोई रिफ़ंड आना है तो वो डिले हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक के अंदर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके की इनकम के लिए आपको किस तरीके का फॉर्म चूज़ करना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से अपनी आईटीआर फाइल करें और किसी भी तरीके के इनकम टैक्स के नोटिस से भी बच सकें। चलिए हम डिटेल में अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ITR 1। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो ITR के फॉर्म होते हैं वो ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तरीके के फॉर्म अवेलेबल होते हैं और इसी सातों तरीके के फॉर्म में से आपको कोई एक फॉर्म चूज़ करना होता है अपनी ITR फाइल करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ITR 1 के बारे में। जो ITR 1 है वो किसे चूज़ करना चाहिए। ये जो ITR का फॉर्म है ये एप्लीकेबल होता है एक रेजिडेंट के ऊपर जो कि इंडिविजुअल हो और जिसकी जो टोटल इनकम हो वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो, इन रिसोर्सेज से मिला के, इन चारों ही रिसोर्सेज से मिला के या इंडिविजुअली। इट मीन्स अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी इन चारों हेड में से, इन चारों ही हेड में अगर उसकी कोई इनकम है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, एग्रीकल्चर इनकम 5000, इन चारों में से कोई एक भी हेड से या चारों ही हेड को मिलाकर जो उसकी टोटल इनकम है रेजिडेंट इंडिविजुअल की वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये इनकम उसकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसको ITR 1 ही चूज़ करना पड़ेगा अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए। बट इसमें मैंने एक नोट भी दिया है और मैंने आपको बताया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाती है कि वो चारों ही हेड से मिला के उसकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है या किसी एक हेड या दो हेड से मिला के 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो ITR फाइल नहीं कर पाएगा यदि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, वो इंडिविजुअल, उसके पास प्रीवियस ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे, उसके पास कोई एसेट थी जो कि लोकेटेड थी आउटसाइड इंडिया, उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी थी किसी अकाउंट में जो कि आउटसाइड इंडिया हो, उसके पास कोई इनकम का सोर्स हो आउटसाइड इंडिया से, उसका टैक्स डिडक्टेड किया गया हो 194N के अंदर। 194N के अंदर क्या होता है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं 20 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो उसके अंदर TDS कट जाता है। तो अगर इस तरीके की कुछ सिचुएशन है। सिमिलरली ए पर्सन हुज केस पेमेंट डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बिन डेफर्ड ऑन ESOP। और फाइनली अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है आपका और कैरी फॉरवर्ड है किसी हेड के इनकम के अंदर तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं ITR 2। ITR 2 जो है वो एप्लीकेबल होती है किसी भी इंडिविजुअल और HUF के ऊपर, कोई इंडिविजुअल या HUF। अब मैं आपको इसमें सिंपल सा बात बता देता हूँ। जैसे हमने ITR 1 देखा था, ये सेम ITR 1 की तरह ही है। इसमें भी आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, अदर सोर्सेज की होनी चाहिए और एग्रीकल्चर इनकम की होनी चाहिए। बट यहाँ कंडीशन ये है कि जो वो लिमिट थी अप टू 50 लाख, यहाँ पे मोर देन 50 लाख अगर इन 4 हेड से इनकम हो जाती है, चारों हेड को मिला के या किसी एक हेड से भी, तो उस केस में आप ITR 1 नहीं चूज़ करेंगे, ITR 2 चूज़ करेंगे। तो ITR 1 और ITR 2 में बेसिक सा डिफरेंस इतना ही है कि ये चारों हेड से इनकम मिला के अगर 50 लाख तक है तो ITR 1 चूज़ करेंगे और अगर 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो ITR 2 चूज़ करेंगे। एक छोटा सा चेंज ITR 2 में ये भी है कि यहाँ जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है वो मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है तो ITR 1 चूज़ हो जाएगा, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा है तब भी केस आपका ITR 2 में फॉल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ITR 3 की। ITR 3 जो एप्लीकेबल होता है वो मेनली PGBP इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है यदि आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न करते हैं। बट ITR 3 को समझाने से पहले मैं आपको ITR 4 डिस्कस करूंगा, क्योंकि ITR 4 के बाद ही आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ पाएगा ITR 3 के बारे में।
जैसा कि ITR 4 की हम बात करें तो ये जो एप्लीकेबल होता है ये किसी इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF जो कि रेजिडेंट हो या कोई फर्म अदर देन LLP के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल या HUF जो कि रेजिडेंट है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जिनकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक हो। ये जो नीचे दिए गए 4 हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, 50 लाख तक हो। और इसके अलावा उनकी बिजनेस और प्रोफेशन से भी कोई इनकम हो जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेशन होती हो। अब प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है, इसके अंदर 3 सेक्शन के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होता है उनको एक गवर्नमेंट ऑप्शन देती है इन सेक्शन के अंदर कि वो अपनी इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसमें वो अपनी जो भी सेल होती है उसका 6% या फिर 8% दिखा दे सकते हैं बिजनेस के केस में। और अगर प्रोफेशन है तो उसके केस में जो भी उनकी रिसिप्ट होती है, ग्रॉस रिसिप्ट होती है, उसका 50% तक अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की डेफिनेशन में काउंट होता है। तो अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है आपकी, इन चारों ही हेड से मिला के अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है और उसके अलावा प्रिजम्पटिव इनकम भी है PGPP से, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं 6 और 8%, 50%, या आप बोल सकते हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल करेंगे। और इसमें जैसे मैंने कंडीशन आपको बताई, ये ITR 4 आप तभी फाइल कर पाएंगे यदि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है। जैसे ही टर्नओवर 2 करोड़ से क्रॉस हो जाएगा तो वो ITR 3 के अंदर फाइल हो जाएगा। अब इसमें भी मैंने आपको एक छोटा सा नोट दिया है। ये नोट ये दिया है कि ये जो ITR है ये किस किस के द्वारा फाइल नहीं कर सकते ITR 4। यदि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने होल्ड किए हैं, एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि मैंने आपको ITR 1 में ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यही सारे पॉइंट जो है ITR 4 में भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं। है साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, पर्सन हुज टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, इज ए पर्सन इन हुज केस पेमेंट डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ESOP, हु हैज़ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो ये ITR 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं ITR 3 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले मैं आपको ITR 4 के बारे में बता देता हूं। तो ITR 3 जो है वो एप्लीकेबल होती है एक इंडिविजुअल या HUF के ऊपर। उस इंडिविजुअल और HUF की जो इनकम है वो PGBP की इनकम है, मीन्स उसका कोई बिजनेस है या उसका कोई प्रोफेशन है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है ITR 3 के अंदर वो ये है कि जैसे मैंने बताया था कि ITR 4 के अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, तो वो 6% या 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देता है सेल के ऊपर। यहाँ पे जो SSC है वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसका जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस से वो 6% या 8% नहीं आएगा, इसलिए वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करेगा और टैक्स ऑडिट भी करवाएगा। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, प्रॉपरली टैक्स ऑडिट होता है। तो इस केस में ITR 3 आप फाइल करते हैं। इसमें कुछ और कंडीशन भी हैं, जैसे कि आप डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में है तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। आप इस ITR 3 के अंदर अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी की इनकम है या अदर सोर्सेज की है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई पर्सन जो है वो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में या LLP में पार्टनर है तो वो भी अपनी इनकम यहाँ डिक्लेयर कर सकता है। और फाइनली जो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा ITR 1, 2 और 4 फाइल करने के लिए, फाइनली वो ITR 3 में अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, ITR 3 फॉर्म चूज़ कर लेगा। चलिए, अब हमने 4 फॉर्म देख चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं ITR 5 की। ITR 5 जो है ये एप्लीकेबल होता है LLP के ऊपर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, बिजनेस ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AGP, इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ITR 6 की बात करें तो ये आपका कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। और फाइनली ITR 7 जो अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ डिटेल में सारे ITR फॉर्म को डिस्कस किया है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि जब आप अपनी ITR फाइल करने जाएं और आपके पास आपको मालूम होगा कि कौन सी इनकम आपकी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म चूज़ कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है इसको लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके
प्रेस ऑल कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।